I am Dr. Rusa, my PhD, Ranchi University, Ranchi, Punya. I am assistant professor, Punya University, Punya. आज मैं PhD के स्टूडेंट का क्लास लूंगी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ होम साइंस में चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसका कोड है PHSC 604। टॉपिक है हमारा फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट में 0 to 12 मंथ तक के बेबी का। फिजिकल डेवलपमेंट में बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट जन्म से पूर्व माँ के ही घर में हो जाता है, लेकिन जैसे उनके जो आकार हैं वो चेंज होते हैं, उनके कुछ हड्डियां हैं जो स्ट्रांग होती हैं, मसल्स है स्ट्रांग होते हैं। तो स्टार्टिंग के 28 जन्म से 28 डेज तक के बेबी को नियोनेट कहते हैं, यानी नवजात। और 12 मंथ तक ये कहते हैं इन्फेंसी, यानी शिशु अवस्था। हमारे इंडिया में 2.92% टोटल पॉपुलेशन का 2.92% जो है हर साल बेबी जन्म लेते हैं, और पूरे वर्ल्ड में 136 मिलियन यानी 13 करोड़ बच्चे हर साल पैदा होते हैं। 90% बच्चे जो होते हैं वो डेवलपिंग कंट्री में होते हैं, और पूरे वर्ल्ड में 20 to 30% जो बच्चे हैं वो अंडरवेट होते हैं, जिनकी माँ जैसे अस्वस्थ है या उनको कोई बीमारी है, इस तरह के बच्चे जो होते हैं अंडरवेट होते हैं। अब बच्चों का जन्म के बाद कैसे कैसे बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जैसे उनका फिजिकल ग्रोथ कैसे होता है। बच्चे जब जन्म लेते हैं उनका 12 मंथ तक करवाना चाहिए, उनका ग्रोथ चार्ट होना चाहिए कि उनका सही तरीके से ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस चीज का पेरेंट्स को का ध्यान रखना चाहिए काफी। 4 to 6 मंथ होते होते बच्चे का वेट, जैसे जन्म के समय बच्चे का वजन 7 पाउंड होता है, यानी 3.5 kg, और 4 to 6 मंथ होते होते वो उनका वेट डबल हो जाता है। 12 मंथ होते होते वो ट्रिपल हो जाते हैं। स्टार्टिंग के 12 मंथ तक बच्चे का ग्रोथ काफी तेज होता है। इतना फास्ट ग्रोथ किसी और टाइम में नहीं होता है, जितना 1 ईयर तक बच्चों का ग्रोथ काफी तेजी से होता है। हर मंथ में 12 मंथ तक 10 to 12 मंथ तक बच्चे हर मंथ पर मंथ 1 से 1.5 इंच तक उनका ग्रोथ होता है, और जो सर होते हैं वो बॉडी के अपेक्षा बड़े होते हैं, बड़े दिखते हैं। और 6 मंथ होते होते 6 मंथ तक उनका हाफ इंच तक उनका ग्रोथ, सर का ग्रोथ होता रहता है, जिससे 6 मंथ तक बच्चे का सर बड़ा दिखता है और बॉडी इसलिए पतली दिखती है। 4 to 6 मंथ तक बच्चे के लोअर के 2 दांत सेंटर के आने लगते हैं। उस टाइम में बच्चे को लूज मोशन होने लगते हैं, फीवर आ जाते हैं, या फिर वो काफी चिड़चिड़े से होने लगते हैं, उनके पेन होता है तो काफी चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। तो इस टाइम बच्चे को काफी केयर की जरूरत होती है, वो वीक हो जाते हैं। और 7 मंथ तक ऊपर के भी 2 सेंटर के दांत आ जाते हैं, जिससे 9 to 11 मंथ होते होते ऊपर और नीचे दोनों के साइड के दांत बच्चों के आ जाते हैं, और 1 ईयर होते होते ऊपर नीचे के दांत मिला करके 6 to 8 दांत बच्चों के आ जाते हैं। स्टार्टिंग के 12 मंथ तक बच्चे बॉबल मूवमेंट्स और यूरिन जो है उनका एक फिक्स टाइम होता है डिस्चार्ज करने का, जैसे कि 2 या 3 घंटे के बीच में वो बबल मूवमेंट्स यानी पॉटी या सुसु करते हैं। और 1 ईयर तक जो बच्चे होते हैं उनको वो ट्रेनिंग के लिए, पॉटी सुसु की ट्रेनिंग के लिए वो रेडी नहीं रहते हैं। उस टाइम में उनको किसी बड़े की जरूरत पड़ती है। बच्चे का जब भी शारीरिक विकास होगा तब उस बीच में उनका मोटर स्किल भी होता है कि बच्चे का मूवमेंट कैसे हो रहा है, बच्चे का बॉडी मूवमेंट कैसे हो रहा है, वो कैसे
बच्चे के बोन के साथ साथ उनका बॉडी मूवमेंट भी पता चलता है। बच्चे का अगर बोन वीक है तो उनका मूवमेंट अच्छा नहीं होगा। और बच्चे के मसल्स और हड्डियां स्ट्रांग होते जाएंगे तो मूवमेंट इससे पता चलता है, तो उसमें उनका मूवमेंट अच्छा होगा। 2 मंथ तक बच्चे काफी फ्लेक्सिबल होते हैं। उनके बच्चे जब जन्म लेते हैं तो देखिएगा कि उनके मुट्ठियां बंद रहती हैं। धीरे धीरे वो जब 2 मंथ होते होते वो धीरे उनके उंगलियों में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, तो वो धीरे उंगलियों को खोलने लगते हैं। 2 से 3 मंथ होते होते हेड जो है बच्चे को जब स्टमक के बल, पेट के बल जब बच्चे को सुला दीजिएगा तो वो साइड की तरफ पलट जाते हैं। उनमें इतना हो जाता है कि वो साइड में बच्चे लेफ्ट साइड में अपने सर को लेकर के लेट जाते हैं। और 4 मंथ होते होते बच्चों के नेक के जो मसल्स होते हैं वो पूरी तरह से स्ट्रांग नहीं रहते हैं, लेकिन इतने स्ट्रांग थोड़ा बहुत वो सपोर्ट कर पाता है, उसमें भी लेकिन बड़ों की जरूरत पड़ती है। और उनके मसल्स, गर्दन के मसल्स स्ट्रांग नहीं होने से वो पूरी तरह से अपने गर्दन को सपोर्ट नहीं कर पाते। 4 to 6 मंथ में बच्चे को आपने देखा होगा कि बच्चे को जब स्टमक के बल लेटा देते हैं तो उनका वो रोल करने लगते हैं, वो घूमने लगते हैं बेड के चारों तरफ, या कहीं भी उनको जब लेटाइएगा तो सब तरफ वो घूमते रहते हैं, रोल करते हैं। इसलिए बच्चों को इस एज के बच्चे को इस 4 to 6 मंथ में बच्चे को कभी भी अकेले किसी ऊंची जगह पे, बेड पे या कहीं ऐसी जगह नहीं लेटाइए जिससे बच्चे को चोट आ सके, वो गिर जाए और चोट आ जाए, क्योंकि उनको इतना ज्ञान नहीं होता है कि किस साइड मुझे अपने बॉडी को रोल करना है। 6 to 8 मंथ में वो अपने हेड को, सर को सपोर्ट करने लगते हैं। तब तक 6 to 8 मंथ होते होते गर्दन के जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, जिससे वो पूरी तरह से अपने सर को सपोर्ट कर पाते हैं। 8 to 10 मंथ में बच्चे और 6 to 8 मंथ में बच्चे घुटनों के बल बैठना भी सीख जाते हैं और घुटनों के बल वो चलने लगते हैं। 8 to 10 मंथ में बच्चे फर्नीचर के सहारे खड़े होते हैं और वो पुलिंग करने लगते हैं। बच्चे को फर्नीचर को पकड़ करके देखिएगा कि वो फर्नीचर को आगे धक्का देकर उनके सहारे चलने की कोशिश करते हैं। और 10 to 12 मंथ में बच्चे जो होते हैं वो चलने लगते हैं बिना फर्नीचर के सपोर्ट के, लेकिन उनका बैलेंस बहुत अच्छा नहीं रहता है उस टाइम तक। उनको किसी बड़े की जरूरत होती है, नहीं तो बच्चे कभी चलते हैं, कभी बैलेंस उसका बिगड़ जाता है तो वो गिर भी जाते हैं। ये रहा हमारा फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में भी जब भी फिजिकल डेवलपमेंट होगा तो उसका मोटर डेवलपमेंट भी देखा जाता है कि बच्चे की जैसे हड्डियां या मसल्स, आपको जैसे मैंने बताया कि बच्चों की हड्डियां और मसल जैसे जैसे स्ट्रांग होंगे, उनका ग्रोथ अच्छा होगा तो वो बॉडी की मूवमेंट भी अच्छे से कर पाएंगे। अब सोशल डेवलपमेंट है हमारा, देखेंगे कि जन्म से 12 मंथ तक के बच्चे का सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास कैसे होता है। जैसे कि 1 से 2 महीने में बच्चे सोशल डेवलपमेंट में रिएक्शन ऑफ बेबीज टुवर्ड्स एडल्ट, बच्चों का कैसा रिएक्शन होता है बड़ों के प्रति, इस टाइम में बड़ों के प्रति कैसा रिएक्शन होता है वो हम जानेंगे। बच्चे को 1 to 2 मंथ में बड़ों को देखकर जब बड़े उनकी तरफ देखते हैं तो बच्चे भी उनकी तरफ देखने लगते हैं और बड़ों के छूने पे वो चुप हो जाते हैं जैसे उनको। 2 से 3 मंथ में बच्चों का सोशल डेवलपमेंट, जैसे बड़े जब पास में होते हैं, 2 से 3 मंथ में बच्चे जब पास में होते हैं तब वो खुश रहते हैं
और उनके चले जाने पे वो रोना शुरू कर देते हैं, और बड़ों के मुस्कुराने पे वो मुस्कुराने लगते हैं। अब बड़ों के पास आने पे वो जैसे किसी अजनबी उनके पास आ गए तो वो देख करके ये घबराने लगते हैं भी हैं। बड़ों को देख इसलिए इस एज के जो बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि हमेशा उनके पेरेंट्स या जो उनका केयर करते हैं वो हमेशा उनके पास रहें, और वो अकेला नहीं रहना चाहते हैं। 3 से 4 मंथ में बड़ों को देख करके वो, जैसे बड़े उनको देखते हैं, वो खेलते हैं, बड़े जब उनको खिलाते हैं तो वो उनसे बोल तो नहीं पाते हैं, लेकिन देख करके उनके बातों को जवाब देने की कोशिश करते हैं अपने इशारों से, स्माइल से या रोने से लेकर के। और बड़ों की तरफ देखकर अगर बड़े उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं, वहां से चले गए हैं, तो वो उदास भी हो जाते हैं। उदास होकर के या तो फिर सो जाते हैं या रोने लगते हैं उनके दूर होने से। 4 से 5 महीने में बच्चे को जब बड़े पुकारते हैं तो बच्चे उनकी तरफ देखने लगते हैं और चुप हो जाते हैं। जब बड़ों को नहीं देखते हैं अपने आसपास, तब वो रोने लगते हैं, और किसी अजनबी को देख करके वो तब तक घबराने भी लगते हैं। वो उनसे काफी भयभीत रहते हैं और डरते हैं। 7 to 8 मंथ में दूसरों का ध्यान बच्चे अपनी ओर खींचते हैं, जैसे कि बड़ों की तरफ हाथ फैलाते हैं, वो हाथ फैला करके स्माइल करते हैं कि बड़े हमको गोद ले लें, और बड़े उनको गोद ले करके उनको खिलाएं बुलाएं वो, और या तो फिर उनके कपड़े खींचने लगते हैं 7 to 8 मंथ होते होते बच्चे। और 9 से 10 मंथ में बच्चे देखिएगा कि बड़ों की कॉपी करते हैं। जब वो खेलते हैं, जब वो खिलौने से खेलते हैं, तब वो बड़ों की कॉपी करते हैं, और खिलौने ले लेने पे वो गुस्सा भी हो जाते हैं। और इस एज के जो बच्चे होते हैं वो हमेशा वो अकेले खेलना पसंद नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि उनके साथ कोई मिलजुल करके वो खेलना पसंद करते हैं। अब रिएक्शन टुवर्ड्स सेम एज चिल्ड्रेन। इस टाइम के बच्चे अपने सेम एज के बच्चों के साथ कैसा रिएक्शन करते हैं, किस तरह का रिएक्शन उनका होता है, सामाजिक प्रतिक्रियाएं किस तरह की होती हैं। जैसे बच्चे 4 to 5 मंथ में देखिएगा कि अपने सेम एज के बच्चों को देख करके वो उनकी तरफ देखने लगते हैं, और उन्हें देख करके वो मुस्कुराते भी हैं और चाहते हैं कि वो मेरे पास आकर के खेले। उस जहाँ भी देखेंगे सेम एज के बच्चों से वो नहीं डरते हैं, लेकिन किसी अजनबी बड़े रहते हैं तो उनसे बच्चे भयभीत तो डरते हैं। 9 to 10 मंथ में दूसरे बच्चों के जब दूसरे बच्चे रोते हैं तो उनकी तरफ वो ध्यान देने लगते हैं और उनकी तरफ देखने लगते हैं, और दूसरे बच्चों के खिलौने देते हैं ताकि वो उनके साथ वो खेले, और उनके साथ वो खेलना पसंद करते हैं। बड़ों से ज्यादा सेम एज के बच्चों के साथ उनका वो ज्यादा पसंद करते हैं खेलना या उनके साथ रहना। 9 to 10 मंथ में दूसरे बच्चों के व्यवहार को देख करके उनकी तरह ही वो भी बिहेवियर करने लगते हैं दूसरे बच्चों की तरह। या फिर खिलौने को जब छीन लेते हैं तो वो रोने लगते हैं उनके खिलौने को। लेकिन सेम एज के जो बच्चे होते हैं उनसे वो एक दूसरे को देख करके एक दूसरे को का बिहेवियर एक दूसरे की तरह ही बिहेवियर करने लगते हैं। 11 से 12 मंथ आते आते साथ मिलकर बच्चे खेलते हैं। दूसरे बच्चों के चले जाने पे
जब उस सेम एज के बच्चे जब चले जाते हैं तो वो काफी दुखी हो जाते हैं, और जब वो अपने खिलौने से खेलते हैं, अगर कोई और बच्चा अगर उनके अगल बगल रहता है तो अपने खिलौने को छोड़ करके वो अपने अपने सेम एज के बच्चों के पास जाने लगते हैं 11 से 12 मंथ होते हुए। और कुछ सोशल डेवलपमेंट और भी हैं जो जिनके बच्चों पे काफी असर पड़ता है, जैसे बच्चों का सामाजिक विकास। इसमें बच्चा अपने मूल्य यानी वैल्यू, ज्ञान, कौशल के द्वारा बच्चा सीखता है और दूसरों से संबंध भी स्थापित करता है, तथा पॉजिटिव सोच के रूप में परिवार, विद्यालय एवं समाज में अपना समर्थन और योगदान देते हैं बच्चे। सामाजिक विकास में 3 चीजें हैं, 3 संस्थाएं हैं जिससे बच्चे सीखते हैं। पहला हमारा परिवार, दूसरा विद्यालय जहाँ पे बच्चे सीखते हैं। सबसे पहले बच्चे परिवार से सीखते हैं, जिस तरह का परिवार का वातावरण होता है, जिस तरह के फैमिली में जिस तरह का लोग बिहेव करते हैं, जिस तरह के उनके घर में चीजें होती है, वो सबसे उनका पहला विद्यालय होता है। पहला विद्यालय घर ही होता है। फिर स्कूल, बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वहां से भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं। पीयर्स मतलब दोस्त है, दोस्तों से भी बच्चे, ये 3 चीजों से बच्चे सीखते हैं, उनका विकास होता है। इन 3 चीजों का भी विकास का प्रभाव, सोशल विकास का प्रभाव बच्चों पे पड़ता है। इसके अलावे जैसे पारिवारिक मित्र हो गए, परिवार जैसे उनके फैमिली में जैसे उनके पेरेंट्स के जो दोस्त आते हैं, इस तरह इनका भी बच्चों पे काफी प्रभाव पड़ता है। जॉइंट फैमिली में जो बच्चे रहते हैं, जैसे कि दादा दादी के साथ या फिर चाचा चाची, उनके जो रहते हैं जॉइंट फैमिली में काफी लोग होते हैं, उस वहाँ पे जो बच्चे का, उस जगह पे जो बच्चे का विकास होता है वो उसका भी प्रभाव पड़ता है। और सिंगल फैमिली में जो बच्चे रहते हैं उनका अलग तरीके से प्रभाव पड़ता है। खेल कूद में जो बच्चे खेल कूद एवं सामाजिक संस्थाओं में जो भाग लेते हैं, उसमें उसका भी प्रभाव बच्चों पे पड़ता है। इसके अलावे माता पिता का जो रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है, किस तरह के उनके पेरेंट्स अगर मजदूर हैं तो उसका अलग सा प्रभाव पड़ेगा बच्चे पे। किसी के पेरेंट्स अगर ऑफिसर हैं, उनका इसका भी प्रभाव बच्चों पे पड़ता है, उनके रोजगार का भी। धार्मिक संस्थाएं जैसे कि बच्चे जब अब जैसे हिंदू बच्चे हैं तो उनका अपना कल्चर है, उससे भी धर्म है, हिंदू के अलग है, मुस्लिम के अलग है, सिख ईसाई उनके अलग है। इसका भी बच्चों पे अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। सरकारी नीतियां हैं, जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉलिसी बच्चों के लिए बनाए हैं, उनके सामाजिक विकास के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, कि ताकि बच्चे का अच्छा ग्रोथ और उनका सामाजिक विकास अच्छा हो, उसका भी बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, जैसे कि किसी घर में पेरेंट्स की का इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा नहीं है, कोई गरीब है, या या उनके घर में कोई हमेशा जो बीमार रहते हैं, माँ जैसे बीमार रहती है, फादर का इकोनॉमिकल कंडीशन अगर अच्छा नहीं है, तो इसका भी प्रभाव बच्चों पे पड़ता है। सामाजिक विकास को उन्नत करने के में दी जाने वाली क्या क्या सहायता है? सामाजिक विकास में क्या क्या चीजें हैं जो सपोर्ट से बच्चे का डेवलपमेंट होता है? जैसे कि बच्चे बड़े चाहते हैं कि मेरा बच्चा इस तरह का बने, तो पेरेंट्स को भी उसको अपने में पहले लाना पड़ता है। जैसे कि पेरेंट्स को मॉडल बनना चाहिए, वो जैसे आप मॉडल बने, जिन गुणों को बच्चों में देखना चाहते हैं उनका खुद में विकास करना चाहिए। बच्चे जब हमेशा याद रखिएगा, बच्चे हमेशा बड़ों का देख करके बड़ों की कॉपी करते हैं, तो बच्चों
को ये बड़ों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो जिस तरह का वो बिहेव कर रहे हैं बच्चे भी वैसा ही सीखेंगे। उनका आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायता करना चाहिए ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े। वो किसी चीज को अगर वो करना चाहते हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। समस्याओं को के समाधान का कौशल विकास भी करना चाहिए। जैसे बच्चे किसी तरह के प्रॉब्लम में अगर उन्हें प्रॉब्लम होती है तो उनको कैसे सॉल्व किया जाए, ये पेरेंट्स को मतलब पेरेंट्स में कौशल उनमें होना चाहिए कि तुम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और कुछ बच्चे होते हैं खोजी प्रवृत्ति के, जैसे किसी बच्चे को देखिएगा बहुत सारे सवाल पूछने की आदत होती है या नई नई चीजों को जानने की समझने की इच्छा करती है कि वो बहुत सारी चीजें देखना चाहता है, जानना चाहता है, समझना चाहता है। इन सभी चीजों के लिए भी तो पेरेंट्स को प्रोत्साहित करना चाहिए। खेल कूद में भाग लेने के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए बड़ों को कि खेल कूद में भी वो भाग ले। जैसे कल्चर एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट, संस्कृति और स्वयं मूल्यांकन का को भी प्रोत्साहित करना चाहिए कि जैसे वो जिस कल्चर के हैं उसका उसमें भी उनको बोलना चाहिए भाग लेने के लिए। और उनको खुद में अपनी चीजों को खुद मूल्यांकन करना चाहिए और उनको प्रोत्साहित करना चाहिए पेरेंट्स को। अब है हमारा चिल्ड्रन लर्न, बच्चे कैसे सीखते हैं। जैसे कि बच्चों के भावनाओं की भाषा उनके व्यवहार में झलकती है। बच्चे जिस तरह की सोचते हैं, जिस तरह का सोच उनका होता है, उनके बच्चों की बिहेवियर में वो दिखाई देता है। और कुछ बच्चे होते हैं बिना एक्सप्लेन किए ही वो अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को रखते हैं, जैसे स्माइल करके, मुस्कुरा करके, किसी की ओर देख करके, किसी की चीज की तरफ हाथ बढ़ा करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं बच्चे इन सभी चीजों से। और कुछ बच्चे जो होते हैं अपने शब्दों से भी, कभी बच्चे बिना बोले भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, कभी बोल करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जैसे बड़ों से प्रश्न पूछ करके, बड़े उनमें बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है, जानने की इच्छा होती है, तो बड़ों से प्रश्न भी पूछते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के भी बच्चे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अभिवादन करके। जब उनके घर में कोई बड़े आते हैं तो उनको प्रणाम करके, नमस्ते बोल करके या पैर छू करके उनका अभिवादन करके भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। अपनी बारी का इंतजार करके भी बच्चे सुनना सीखते हैं। जैसे कि छोटे बच्चों को आप देखिएगा कि सारे बच्चे एक साथ उठ करके बोलने लगते हैं, लेकिन बड़े उनको समझाते हैं अभी आपको सुना है और जब आपका टर्न आएगा, आपकी बारी आएगी, तब आपको बोलने का मौका मिलेगा, तब आप बोलिएगा। तब इससे बच्चों में सुनना भी सीखते हैं। और संवेदनशीलता, किस तरह उनका व्यवहार दूसरों को प्रभावित करता है, ये भी बच्चे की सेंसिटिविटी पर भी निर्भर करता है, संवेदनशीलता पर भी। किस तरह के बच्चे जो अच्छा सोचते हैं, मतलब ये सब क्वालिटी जो होती है बच्चों में, जो नीचे पॉइंट्स हैं, इससे पता चलता है कि बच्चे किस तरह के बच्चे समाज में अच्छा करते हैं। जैसे जो मित्रवत और आशावादी बच्चे होते हैं, जो मतलब जिनकी सोच फ्रेंडली होती है और जिनका सोच जो होता है वो आशावादी होता है, पॉजिटिव जो सोच रखते हैं, उस तरह के बच्चे। सेकंड है हमारा किसी समूह के शामिल होने की क्षमता होती है। जैसे बच्चे ग्रुप को जो ज्वाइन करते हैं, सब में वो स्किल नहीं होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें ये स्किल होता है कि वो तुरंत किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं और उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देने लगते हैं और उनको लोग पसंद करने लगते हैं, अपने ग्रुप में उपयुक्त योगदान देते हैं, जिससे लोग उनसे काफी खुश रहते हैं।
और दूसरे बच्चों में अभिरुचि रखते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे किस तरह के बच्चे अच्छा करते हैं समाज में, जो फ्रेंडली नेचर के होते हैं और ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी होते हैं। जैसे किसी समूह को में शामिल होने की स्किल उनमें होती है, ज्वाइन करने की, अपने ग्रुप में उपयुक्त योगदान देते हैं। दूसरे बच्चों में जो अभिरुचि दिखाते हैं, जैसे किसी बच्चे में देखिएगा कि उनकी दोस्ती जल्दी किसी से हो जाती है, कोई बच्चा अकेला रहता है, उनसे उनकी जल्दी फ्रेंडशिप नहीं हो पाती है। सकारात्मक विचारों के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं उनकी जो सोच होती है। 1/3 बच्चे का मन घर से बाहर नहीं लगता है। इस तरह के बच्चे जो होते हैं देखिएगा, बाहर जाना नहीं चाहते हैं, दोस्ती करना नहीं चाहते हैं। 1/3 जो बच्चे होते हैं स्कूल भी जाना नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ घर में ही लोगों के साथ होता, वो किसी बाहर वाले लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चे जो इंटरेक्ट करते हैं उनका सामाजिक विकास अच्छा होता है। क्या क्या परेशानियां आती हैं समाज में, हमारे बच्चों के सोशल डेवलपमेंट में क्या क्या परेशानियां आती हैं, समस्याएं। जैसे 1/3 बच्चे अपने घर के समस्याओं को बाहर लेकर के जाते हैं। जिनके घर में जैसे किसी प्रॉब्लम है, घर में पेरेंट्स के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं या घर का माहौल अच्छा नहीं है, इस तरह के बच्चे जिस तरह घर में है वो नहीं समझ पाते हैं, वो अपने सब प्रॉब्लम्स को लेकर के वो बाहर जाते हैं। उनका कहीं उस तरह के बच्चे को न स्कूल में मन लगता है, न खेलने में मन लगता है, न कहीं मन लगता है। और 1/3 जो बच्चे हैं हमारे समाज में, जो 1/3 बच्चे हैं वो घर से बाहर किस तरह का बिहेवियर या करना चाहिए ये भी उन्हें पता नहीं होता है, कि वो जैसा बिहेवियर अपने घर के पेरेंट्स के साथ, भाई बहन के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ करते हैं, वैसा ही बिहेवियर उनका बाहर भी होता है। ये सब प्रॉब्लम आते हैं बच्चों में, कुछ बच्चों में। और 1/3 बच्चे जो होते हैं अस्वस्थ वातावरण में रहते हैं। उनमें जैसे कि उनका समाज जो है, उनके घर में काफी बीमार रहते हैं लोग, या फिर पेरेंट्स ड्रिंक करते हैं, या घर में लड़ाई झगड़ा ज्यादा होते हैं। इस तरह के बच्चे भी समाज में अच्छा नहीं कर पाते हैं। किस तरह समस्याओं का समाधान बड़े कर सकते हैं, बड़े जो हमारे होते हैं वो किस तरह से बच्चों को समाज में उनका समाधान करते हैं। कारण को जैसे पूछ करके, बच्चे में अगर कुछ परेशानी है या कुछ चीजों को उनकी क्या प्रॉब्लम है कि तुम इतने उदास हो, उसके कारण को जान करके वो बड़े उनकी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। जो बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, ये एडल्ट सदस्य का बच्चे के आत्मविश्वास प्राप्ति तक निकट रहना चाहिए। बच्चे में जब तक बच्चे कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर जाते हैं तब तक बड़ों को उनके साथ रहना चाहिए। और सामाजिक रूप से परिपक्व बच्चों को ग्रुप में डालना चाहिए। जो बच्चे उनसे बड़े हैं, जिनसे ज्यादा एज के हैं, उनको उनके ग्रुप में बच्चों को डालना चाहिए, जिससे बच्चे सीखते हैं। बच्चे हमेशा जानते हैं कि अपने से बड़ों को ही देख करके सीखते हैं, तो उनसे एज में बड़े बच्चों के ग्रुप में भी उन्हें डालना चाहिए। और उनको कहना चाहिए कि अपने किसी एक दोस्त को घर लेकर के आने के लिए, जिससे वो समझ सके कि उनकी दोस्ती किस तरह के बच्चों का है, पेरेंट्स समझ सके कि बच्चे किस तरह के लोगों से, उनकी दोस्ती किस तरह के बच्चों से है। माता पिता क्या कर सकते हैं बच्चों के सामने में, जैसे बच्चे को बोले कि अपने गलतियों से उन्हें सीखने की अनुमति देनी चाहिए, एवं बच्चों को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। जब बच्चे गलतियां करें तो उन गलतियों से सीखने देना चाहिए, और उनको किसी के सामने उनकी गलतियों को नहीं बताना चाहिए। कभी अकेले में ही उनको गलतियों को बच्चों को बताना चाहिए, ताकि वो शर्मिंदा ना हो दूसरों के सामने।
बच्चों को अकेले में गलतियों के परिणाम के भी बारे में बताना चाहिए कि तुमने ये गलती की, इसका क्या परिणाम हो सकता है। बच्चों को स्वयं नियम बनाने देना चाहिए, जैसे कि बच्चे को खुद बोलना चाहिए कि तुम खुद अपने नियम बनाओ कि तुम इतने बजे उठ जाओगे, खुद से रेडी होकर के स्कूल चले जाओगे, इतने बजे अपने पढ़ने बैठ जाओगे बच्चे, और अपना डिनर करके इतने बजे तक सो जाओगे। इसके नियम खुद उन्हें बनाने देने चाहिए। और लास्ट हमारा है, जैसे कि कुछ बच्चे जो होते हैं अपने ही नियम को टेस्ट करते हैं, तथा वे ये देखना चाहते हैं कि लोग उनका कितना ध्यान रखते हैं। जो वो अपने नियम बनाए हुए नियम को वो इसलिए तोड़ते हैं ताकि वो ये टेस्ट करना चाहते हैं कि बड़े जो हैं उन पे ध्यान देते हैं या नहीं, उन पे ध्यान दे रहे हैं या नहीं। इसलिए भी बच्चे अपने बनाए हुए नियम भी तोड़ते हैं। तो आज बच्चे के प्रिंसिपल्स ऑफ चिल्ड्रेन में सोशल डेवलपमेंट, बच्चों के सामाजिक विकास के सिद्धांत। बच्चों को क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए सामाजिक डेवलपमेंट में बच्चों के। बच्चों को अपने आप को दूसरों की जगह रखकर महसूस करने की सलाह देनी चाहिए कि अगर तुम उसकी जगह होते तो तुम क्या करते। जैसे कि दूसरों के शूज में अपना पाँव डालने से क्या कैसा महसूस होता है, ये बच्चों को कहना चाहिए। बच्चों की गतिविधियों को सुपरवाइज और सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं तो उनको सुपरवाइज और सपोर्ट भी करना चाहिए ताकि वो अच्छा कर सके। बच्चों को यह दिखाएं कि आप भी उनकी बातों में को सुनने के इच्छुक रहते हैं। बच्चों की बातों, जब भी बच्चे बड़ों से बीच-बीच में बड़ों को बात भी कर उनकी बातों को सुनना चाहिए ताकि बच्चों में ये रहे कॉन्फिडेंस कि बच्चे बड़े उनकी बातों को भी सुनते हैं। आज बच्चे का 0 to 12 मंथ तक के बच्चों का फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट में और कुछ डेवलपमेंट जो बच्चे आगे भी जा करके उनके डेवलपमेंट क्या-क्या समाज में किस तरह से डेवलप करे कि उनका समाज में एक अच्छा उनका समाज में एक अच्छा डेवलप हो सके और वो अच्छे से ग्रोथ कर सके।